विटामिन्स और प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन है, वो तो याद ही है। मतलब हम उसके तो याद भी हो जाएंगे शायद। विटामिन्स और प्रोटीन्स की तो मैं देखी ना, तुम्हें अपनी लेके बात कर सर आप ना चॉइस दे दीजिएगा एनी टाइम पेपर तो जो कुछ भी बना के ले अपना देर से सर कौन सा भी क्वेश्चन सर एक सजेशन सर मैं एग्जाम में मैं कुछ नहीं तो सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, मेरी नॉलेज तो मिली गई है क्योंकि मैं सही में नहीं हूँ। आज की सुबह यही बोली मैं एग्जाम है ना, जब तक पेपर नहीं देगी और सर्टिफिकेट मत देना। ये सीखना तो वो सीख लिया मैंने। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्रॉनिक डिसीजेस। तो क्रॉनिक डिसीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी कि एक केस हिस्ट्री में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कल के सेशन में, केस हिस्ट्री की बात। एक सज्जन, उनकी उम्र है अराउंड 40 ईयर्स। बाय प्रोफेशन वो रियल एस्टेट का काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं। नशे में गुटखा है, टोबैको चुइंग उनकी एक हैबिट है। खाने का ड्यूरेशन एक बार 8 साढ़े 8 बजे, एक बार 1:30-2 बजे और एक बार शाम को 8-9 बजे। खाना हेल्दी है। एक्सरसाइज में जिम या फिर साइकिलिंग या इस तरह की कुछ एक्टिविटी भी है। और वर्कआउट एकदम स्ट्रॉन्ग करते हैं, जरूरत पड़ने पर रायपुर से दुर्ग तक साइकिल चलाते हुए निकल जाते हैं और फिर वहां से वापस आ जाते हैं। मतलब मेंटल पावर, डिटर्मिनेशन पावर में कहीं कमी नहीं है। ऐसे पेशेंट कुछ समय से एक समस्या से जूझ रहे हैं। सारी चीजें क्लियर है। समस्या ये है कि उनको कफ बहुत बन रहा है और कफ बनने के कारण से उन्होंने जिस इनिशियल दौर पे पहले चिकित्सक को दिखाया, तो उस चिकित्सक ने उनको जो जरूरी दवाइयां थी वो दी और उस दवाइयों को उन्होंने लगभग 15 दिन के आसपास लिया, पर उनको विशेष आराम नहीं आया। तो फिर वो जो रेस्पिरेटरी विशेषज्ञ हैं उनके पास में गए, जो सिर्फ लंग्स देखते हैं। तो फिर उन्होंने उनको दवाई दी। उन्होंने कहा कि आपके लंग्स में कफ बहुत बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ब्रीदिंग का ट्रबल है। और फिर दवाई उनकी 15 दिन चली, बट चीजें थोड़ी बेहतर थी, बट नॉट अप टू द मार्क। फिर डॉक्टर ने अभी लास्ट टाइम जब वो उनके पास दोबारा गए तो डॉक्टर ने उन्हें 15 दिन की और दवाई दी कि आप इस बार उन्होंने इनहेलर स्टार्ट करवा दिया, नेसल स्प्रे दे दिया। नोज ब्लॉक रहती थी, अब कफ रहता था तो नोज ब्लॉक भी रहेगी। लंग्स में कफ जमा है तो एयरवे का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो भी हैम्पर्ड रहेगा। तो ऐसे में वो चिकित्सा प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनकी बीमारी जो अभी सामने नजर आ रही है वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है। अब उनको पहले से ब्रोंकियल अस्थमा नहीं है, बट अभी अभी वो उनको तकलीफ दे रहा है। तो ऐसे में उनका उपचार कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो मैंने उन्हें समझा दिया। अब आप आकलन करो कि कब क्यों बन रहा होगा। मैंने सारी चीजें बताई। उनका डाइजेशन वीक होगा, वाटर कंजप्शन नहीं, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्डकोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो या तो वो वाटर लेस कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी अगर उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनका खाना कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो मिक्स एंड मैच कर रहे हैं। हाँ, आप समझे नहीं प्रॉब्लम को। आपको तुरंत समझ जाना चाहिए प्रॉब्लम को। वो भी कारण नहीं है।
शारीरिक श्रम कर रहे हैं, मोटापा नहीं है शरीर में, सर रेस्ट नहीं Very- कर रहा है कि बॉडी को प्रॉब्लम क्या है सर, कफ बन रहा है। कब बनेगा। चलो समझते हैं इस चीज को। अब एक चिकित्सक के दिमाग से सोचिए कि चिकित्सक कैसे सोचेगा इस कंडीशन में। दिन भर में मान लीजिए वो गुटखा खाते हैं, ठीक है, गुटखा अगर खाते हैं तो कैसे खाएंगे, पैकेट खोलेगा आदमी, पैकेट खोल करके हाथ में लेगा और खाएगा, ठीक। तो हर बार थोड़ी थोड़ी डस्ट उनके नाक से एंट्री करेगी और वो थोड़ी थोड़ी डस्ट जा करके उनके लंग्स में बैठती जाएगी। तंबाकू की दस। हाँ, Yes. गुटखा खाते हैं तो डस्ट होती है ना, हाँ, उड़ती है ना बहुत सारी चीजें। तो 12-15 बार जितनी बार वो खाएंगे, हर बार थोड़ा थोड़ा आप करेंगे। देखो ऐसे तो लाना पड़ेगा ना, हाँ, ऐसे तो ऐसे तो नहीं खाएगा आदमी। उसकी स्मेल भी आती होगी वो जो स्मेल minute particle स्मेल तो सेकेंडरी, बट डस्ट आ करके किया तो कुछ खुशबू तो खुशबू साथ जाएगी। प्लस जब यहाँ पर चीजें आएंगी तो डस्ट जो है वो चांसेस है कि वो मुंह में ही रहेगा, चीजें मुंह में है ना, तो डस्ट जैसा जो है इनिशियल फेज में जो डस्ट है वो निकल करके वहां लंग्स में जा सकता है नाक के साथ। ऐसा दिन में 15-20 बार होगा तो छोटा 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 करके अक्यूमुलेशन, धीरे धीरे करके अक्यूमुलेशन होता जाएगा। अब ये अक्यूमुलेशन हो जाने के बाद बॉडी उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो क्या बनाएगा, बॉडी कफ बनाएगा। और बॉडी जब उसको निकालने के लिए कफ बनाएगा तो दवाइयों से उस कफ को कम करने की कोशिश करेंगे, उस ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने की कोशिश करेंगे, बट वो टेम्पोररी सॉल्यूशन ही होगा। क्योंकि कफ बन क्यों रहा है, आपने पूछा सवाल कि कफ बन क्यों रहा है, तो कफ बन रहा है क्योंकि सोर्स है, और सोर्स को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो 20-25 साल की एडिक्शन हो चुकी है। तो उतने बार खाते हैं मतलब उतनी फ्रीक्वेंसी है वहाँ? 20-25 साल की एडिक्शन है अच्छा तो वो और collect हो गई। 10-15 बार खा रहे हैं मान लो, तो जब तक यंग थे 25 से 35 तक तो सब तो जाती शरीर, तो नई गाड़ी तो आप कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी पुरानी होने के बाद ही तो प्रॉब्लम शुरू होती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो प्रॉब्लम होती है वो गाड़ी पुरानी होने के बाद होती है। तो अब क्या हो गया, कफ की संख्या मात्रा हो गई ज्यादा क्योंकि डस्ट हो गया ज्यादा। अब कफ हर जगह भरा हुआ है तो उनका एक्सरे लिया गया। एक्सरे को रीड कैसे किया जाता है, जब एक्सरे देखेंगे तो जहां पर हवा होगी वो जगह काला दिखाई देगा, जहां हवा नहीं होगी वो जगह सफेद दिखाई देगा। आपने एक्सरे अगर देखा होगा तो हार्ट वाले पोजीशन पे तो उनके लंग्स में जगह जगह पर ऐसे वाइट पैचेस हैं। वाइट पूरे पैचेस, right left दोनों वाइट पैचेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पर कफ जमा हो करके, नहीं तो वहां तो ब्लैक होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर लंग्स एक्सरे में ये जगह जगह दिखा रहा है तो स्पष्ट इंडिकेटिव है कि कफ जम रहा है। कफ जम रहा है मतलब वो अंदर जा रहा है। तो अब मेरी उस व्यक्ति का दवाई से इलाज हो पाना क्या संभव है। जैसे आप प्रतिदिन यहाँ झाड़ू लगा के सफाई करते हैं, ठीक है, आप सफाई करते हैं और दूसरा कोई आपके 2-3 पड़ोसी मिलके उसी जगह पे वापस कचरा डाल के चले जाते हैं। आप फिर सफाई करते हैं, दूसरा व्यक्ति आके कचरा डाल जाते हैं, आपने किया दूसरे ने डाला। अब इस प्रोसेस को आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपने सफाई करना बंद कर दी तो वहां कचरा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, इकट्ठा होते जाएगा। तो वही चीज उनके शरीर में हो रही है। इलाज क्या होगा, उनको वही कम करना इतना आसान नहीं है ना। पड़ेगा। टोबैको च्युइंग, कोई भी व्यक्ति जो गुटखा खाता है उसको बंद करवाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो नेचुरोपैथी में फिर जैसे उसको गरम वो करके नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा भी है? वो तो कई तो मीम्स बने हैं। अगर तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते तो तुम मेरे को भी नहीं छोड़ सकते। मतलब गुटखे के सर प्रति राइट लेफ्ट प्रेम है। दोनों में बराबर है। नहीं कम ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जितना जमना है वो जमेगा। पर मैं उनका उपचार करके उनको ठीक भी करता हूँ। सांस में तकलीफ है उनको वो तो रहेगी, हाफते होंगे। आप लेंगे भी।
तो लेकिन जितना भी ट्रीटमेंट दे अगर वो अपनी हैबिट नहीं छोड़ेगी तो वो दोबारा से प्रोसेस अगेन एंड अगेन तो मैं उन्हें सुधार करूँ कैसे करेंगे? उनकी हैबिट छुड़ाना उनको थोड़ा बहुत ठीक करके उसको ट्रस्ट दिलाएंगे। नहीं, उनको विश्वास दिला के उनका ट्रस्ट जीतने का तो जरूरी है ही, बट उनके साथ कुछ जरूरी पॉइंट्स डिस्कस करके। ये सब प्रोसेस आप उनको समझाएंगे कि ऐसा तो अपना बच्चे भी बोलेंगे। हाँ, उनको अभी तक तो ये पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्यों रहा है। अभी तक तो उनको तो यही कंफ्यूजन है कि मेरा कफ क्यों बन रहा है इतना। लेकिन मैं इतना हेल्दी सर योग वगैरह से लंग्स वाला एक्सरसाइज अगर ज्यादा करेंगे हाँ सर, दबा दबा के कपालभाति कराएंगे। क्या सर बता देते इतना दिमाग लगा के बता बस क्या करवाएंगे, आप एक्सपर्ट हो तो हम लोग को भी थोड़ा कहीं जाता है दिमाग भस्त्रिका कराएंगे। नहीं मतलब जैसे ऑक्सीजन अपन क्या बोलते हैं ऑक्सीजन सब सेल को रीजनरेट करता है तो हम कुछ करके करेंगे क्या सर बैंक पे आइए बताइए, नाली पड़ी हुई है, हैं? नाली में मैं हवा मार के कचरा साफ कर नहीं। सकता हूँ क्या? वही हाल हो जाएगा एकदम सही तो ट्रीटमेंट पे सर्दी वाले ही देंगे जो कल आप हाँ खांसी सर्दी वाली ट्रीटमेंट दिमाग पे जरूर होगा, हाँ। शरीर पे तो बाद में होगा, पहले दिमाग पे होगा। समझने की कोशिश करिए, जहाँ नाली जमी हुई है वहां हवा से काम नहीं हो सकता, क्योंकि वहां कफ है। तो मैं कपालभाति करने से कफ को नहीं ठीक नहीं। पाऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करके मैं सांस लेने की प्रक्रिया सुधार सकता हूँ, बट मैं कफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। सॉल्यूशन जो मैंने अभी उनके साथ बैठ कर डिस्कस किया है कि अभी आपको क्या करना है। अभी फेज 1 में डी एडिक्शन तो वो चाहते हैं, तो मैंने कहा कुछ चीजें उनके लिए बताया कि आप इतना खाते हैं, ठीक है खाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नियम बनाइए बोले अपने खाने के लिए। बोले आप डिसिप्लिन तो हैं, मतलब डिटर्मिनेशन पावर तो है ही है ना, तो कुछ नियम बनाइए। बोले आपकी 2 बेटियां हैं, ठीक, तो आप घर पे नहीं खाएंगे। अब मैं लाइन इसलिए बोला क्योंकि वो उनका ऑफिस घर पे ही है, तो अगर वो घर पे हैं और बच्चों के साथ में है तो आपको नहीं खाना। मैं आज नहीं तो कल उन बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। यस, पहले कुछ रूल्स बनाइए कि मैं इस समय पे इस चीज को नहीं करूंगा। अब आप बाहर निकलोगे तो ही खाओगे, घर पे हो तो नहीं खाओगे। तो आज उनका फीडबैक था कि कल मेरी बेटियों ने मेरे सब डब्बे वब्बे छुपा के रखे थे, बोले सर ने बोल दिया तो हम शुरुआत कर रहे थे। तो बेटियां चाह ही रही थी। वो पता चल गया कि भाई ये एक्शन हो सकता है, तो उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। तो पहला प्रोटोकॉल, कॉज को तो इरेडिकेट करना पड़ेगा। अब मैं क्लीनिंग स्टार्ट करूंगा, योगा स्टार्ट करवा दिया मैंने उनको, वो योगा कर रहे हैं। डाइट भी स्टार्ट करवा दी। डाइट कैसे स्टार्ट कर दी, क्योंकि गलती होती है इंसान की ब्रेकफास्ट में, और कौन घर जाके कोई फल कटा हुआ मिला है तो खाया पाया आदमी, सलाद मिला तो खाएगा, नहीं तो वो जो बना है वही खाएगा। तो मैंने ऐसे सब चीजों का निराकरण यहाँ करके रखा है। मैं उनको यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि यही खाना है आपको, सीधा 12-12:30 बजे आप खाना खाइए, शाम को 7-8 बजे खाइए। ब्रेकफास्ट टाइम भेज रहे हम बहुत सारे पेशेंट्स को देते हैं लंच लंच, फिर वो घर पे लेंगे और डिनर को लेंगे। तो ब्रेकफास्ट फूड से लेते हैं। नहीं, सैलेड से देते हैं, अलग अलग चीजें बना के देते हैं, उनको भी क्या तरह से अलग अलग तरह के पर सैलेड। अपन वो नहीं देंगे ना कच्चे चीज नहीं देंगे ना हाँ नहीं देंगे, बट फाइबर देने में भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम क्लीनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हम उनकी डाइट पर वर्क कर रहे हैं, सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स क्या क्या होता है, तो ट्रीटमेंट्स का लाइन तो जैसे आप लोगों ने बताया कि भाई मुझे मिट्टी पट्टी तो देना ही है, पेट उनका गड़बड़ होगा, अभी गुटखे से पाचन क्रिया तो गड़बड़ है ही, वो तो उनको पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो पेट ठीक करना है। अब लंग्स को क्लीन करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, तो लंग्स को क्लीन करने के लिए हम गर्म पैर स्नान, गर्म रीड स्नान, स्टीम बाथ, ये सारे ट्रीटमेंट्स अप्लाई करेंगे। यस, गर्म रीड स्नान या स्टीम के बाद या गर्म पैर स्नान के साथ हम पीठ पर इंफ्रारेड दे करके उस कफ को मेल्ट करेंगे और उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रखिए, जो दे रहा है वो नहीं ऐसा नहीं,
तेरा उसकी आईज भी नहीं पड़ती। या चश्मा पहन के कर सकते बट इतना उतना फर्क नहीं पड़ेगा इनको से। सर वो जो इसमें कॉल किया वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, इलाज बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब अभी हमने इतना नेचुरोपैथी को पढ़ा और अगर हम कंसेप्ट को नहीं समझ पाए तो इलाज हो पाएगा क्या? तो अब मुझे वो प्रतिदिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन जब भी वो मेरे पास आ रहा है या सुबह शाम आ रहा है तो मैं पहली बात तो मुझे उसकी डाइट ठीक करनी है। पहले 2-3 दिन तो मैं उसको 2 बार के अनाज पे लाऊंगा, फिर धीरे धीरे मेरी कोशिश रहेगी कि डाइट के प्रिंसिपल को अप्लाई करूं। स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और रिकंस्ट्रक्टिव डाइट। तो प्रिंसिपल तो वही हो गया। मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूँ उस फॉर्मूले से हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक बीमारियों में कुछ स्पेसिफिक लाइन ऑफ एक्शंस होते हैं, इसलिए कुछ पर्टिकुलर चीजों को हम अलग से समझेंगे। तो ट्रीटमेंट हो गया, एनिमा होना ही है, गर्म स्नान, पैर स्नान, स्टीम, कटी स्नान, हर ट्रीटमेंट फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि हर ट्रीटमेंट क्या करने वाला है, कोई पेट को ठीक करेगा, कोई लंग्स को ठीक करेगा, कोई सांसों के बहाव को ठीक करेगा, कोई कंजेशन को ठीक करेगा। तो हमारा काम क्या है, कचरा जो जमा हुआ है हर जगह से उस कचरे को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाने की जरूरत है क्या मेरे को? सारे दिन दे सकता हूँ ना? हाँ। ठीक, अब मैं क्या नहीं दे पाऊंगा? मालिश भी दे सकता हूँ, मैं मिट्टी लेप रोक सकता हूँ, ठीक है। ठंडे ट्रीटमेंट्स रोक सकता हूँ, कोल्ड बात या ऐसी चीजें, शिवधारा रोक सकता हूँ। तो जो चीजें मुझे लगता है कि नहीं उनको लगेगा कि उससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कई लोग ऐसा को relate करते हैं कि ठंडा गर्म होने से हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। अब डाइट की बात करें तो कैसी डाइट होगी? तो एलिमिनेटिव डाइट, हमें उनको सिट्रस फ्रूट रिच चीजें देने की जरूरत है, ऑरेंज देने की जरूरत है। ऑरेंज के अलावा नींबू जो है कई लोग सर्दी में लेना पसंद नहीं करते, तो हम उन चीजों को अवॉइड करके मौसम्बी, ऑरेंज, इनके जूसेस दे सकते हैं। इससे भी विटामिन सी जितना मिलेगा उतना बॉडी को हील करने में मदद मिलेगा। विटामिन सी क्या करता है? अभी आपने देखा होगा कि कोरोना कोविड वायरस जब आया तो इतना सर्दी खांसी में विटामिन सी खाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे होंगे? तो इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है इतना? तो अस्थमा का इलाज समझ में है, कारण का निवारण। अब इनका तो कारण पता था हमको, नहीं ये तो अनुभव की बात है ना, इनका तो कारण समझ में आ गया। अब ऐसा अस्थमा जो व्यक्ति लेके आया उसको बोल रहा है मेरे को किस चीज से एलर्जी है, मेरे को पता ही नहीं, मुझे किस चीज से एलर्जी है, मुझे अस्थमा है, किस चीज से एलर्जी है मुझे पता ही नहीं है। मैं कोई नशा नहीं करता, मैं कोई गुटखा नहीं खाता, मैं कुछ नहीं करता, पर मेरे को अस्थमा है, मेरे को किस चीज से एलर्जी है मुझे पता ही नहीं। अब ऐसे व्यक्ति का इलाज कैसे करोगे, मेरा अगला क्वेश्चन। हाँ, इसका मतलब केस हिस्ट्री टेकिंग, मेरा कैसा केस हिस्ट्री टेकिंग होगा? मेरा केस हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। और वो केस हिस्ट्री टेकिंग का मेथड क्या होगा? मुझे पहले उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स जानना है, क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डे टू डे रूटीन में। एक केस हिस्ट्री का तरीका लेने का तरीका भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि हाउ टू टेक ए केस। हम किसी से बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, ये प्रॉब्लम कितने समय से किस तरह से शुरुआत हुई, ये सारी स्टडी कर लेने के बाद मैं साथ साथ उनकी रूटीन स्टडी करूंगा, तो मुझे कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है वो मिल जाएगी। अब डाइट भी पूरा कुछ उसमें मिल जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ वहां पर मिस्टेक नजर आ जाएगा। हो सकता है मुझे पराठा और चाय नजर आ जाए ब्रेकफास्ट में,
हो सकता है मुझे शाम को समोसे नजर आ जाएं। सर बुक्स ऊपर में ही है। हो सकता है मुझे ये चीजें नजर आ जाएं, तो मेरा जजमेंट और एनालिसिस होगा ना कि मैंने उनकी रूटीन को कितना स्टडी किया। उसके हिसाब से अगर मुझे एलर्जी का कारण नहीं पता चल रहा है तो मुझे कफ उनका ठीक करना उतना ही मुश्किल हो। तो ऐसी स्थिति में क्लीनिंग तो मैं वैसे ही रखूंगा, बट इनके साथ मैं एलिमिनेशन टेस्ट पे जाऊंगा। इनको खाने की सब चीजें एक एक करके बंद करूंगा और किस चीज के बाद उनको बेहतर लगना शुरू होगा। तो एलिमिनेशन से पता करना पड़ेगा कि इनको किस चीज से एलर्जी है। मतलब उनकी डेली रूटीन की डाइट में से हाँ। एक एक चीज आप बंद करके देखोगे कि उससे किससे। और ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मान लो ये टफ काम हो गया, मान लो उसको विश्वास नहीं होता, समय नहीं दे पा रहा है, तो दूसरा काम मैं करूंगा कि मैं उसकी हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ाऊंगा, उसको डिसेंसिटाइज करना शुरू करूंगा एलर्जी के खिलाफ। ये क्या होता है इसको समझते हैं? हाँ, ये इलाज का ये हिस्सा समझना पड़ेगा। डिसेंसिटाइज करने का मतलब होता है, एक एग्जांपल देते हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ है, दूसरा व्यक्ति आया और उसने उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम। तो ये व्यक्ति को आ गया गुस्सा और वो उठ करके दोनों आपस में भिड़ गए और लड़ने लगे, मारपीट हो गई। क्लियर? अब वहां पर दूसरे व्यक्ति बैठे हुए थे, वो बुद्ध थे, बुद्ध जैसे स्वभाव के थे। दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा बोला, गाली दी, जो भी उनको ठीक लगा सब किया, कुछ बोले रिएक्ट ही नहीं। तो ये वापस मुंह मोड़ के चला गया। समझ में आई मेरी बात? अब डिसेंसिटाइजेशन का मतलब ये होता है, मुझे एलर्जी होगी तो नाक से ही होगी, क्योंकि कफ तो लंग में जा रहा है ना। प्रॉब्लम मेरे लंग की है, स्किन की तो है नहीं, स्टमक की है नहीं। तो मेरी प्रॉब्लम किस जगह पे हो रही है? कफ की हो रही है। तो मेरा मेरा असेसमेंट क्लियर है कि जो एंट्री पॉइंट है वो नाक और मुंह ही हो सकते हैं। तो नाक को डिसेंसिटाइज करना शुरू करूंगा। नाक को डिसेंसिटाइज करने के लिए जो हम घृत नीति यूज करते हैं और जल नीति करते हैं। तो जल नीति की प्रॉपर्टी क्या है? डिसेंसिटाइजेशन ऑफ नेसल म्यूकोसा। अब किसी भी टाइप का एलर्जन क्यों ना आ जाए, कोई एलर्जी होगी ही नहीं। बड़ा काम हो गया ना। अब इनका तो कारण पता था तो मैं उन पे काम कर रहा हूं, बट जिनका कारण ही नहीं पता, अस्थमेटिक है, तो मैं नाक को बुद्ध बनाऊंगा कि भैया किसी भी तरह का अटैक क्यों ना हो उसके ऊपर, उसको असर ही ना। जब ये रिएक्ट करेगा मतलब हिस्टामिन रिलीज करेगा। बॉडी में जितने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं, मतलब क्या रिएक्शंस? नाक बहना, छींक आना, नाक का चेहरे का लाल हो जाना, सिर में दर्द होना, चेस्ट में भारीपन लगना, ये सारे सिम्टम्स हिस्टामिन नामक केमिकल रिलीज कराता है। और आप देखेंगे सर्दी की सारी दवाइयों में एंटी हिस्टामिन लिखा होता है। इट इज रिटन एज एंटीकोलिनर्जिक, एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन का पर्पस क्या है? कि दवाई क्या कर रही है? उस हिस्टामिन को काम नहीं करने दे रही है, उसको रोक दे रही है। एलर्जन आया तो बॉडी ने क्या किया? हिस्टामिन बनाया। हिस्टामिन बनाया तो वो सारे सिम्टम्स पैदा हुए। तो दवाई मैंने खा ली तो ये हिस्टामिन रिलीज ही नहीं हो पाएगा, या रिलीज होगा तो ये दवाई उसको न्यूट्रल कर देगी, वहीं पर उसको खत्म कर देगी। तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। तो दवाई से भी रिएक्शन को रोका जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ दवाई, ये हिस्टामिन को मैं बॉडी को बोलूं रिलीज ही नहीं करने दूं, तो मैं यहीं पर मैटर को सॉल्व कर लूं। दैट इज पावर ऑफ नेति। नेति का मेन फंक्शन है, पढ़ना हमने योग की किताब में, डिसेंसिटाइजेशन ऑफ नेसल म्यूकोसा। तो फिर उसको किसी एलर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो नीति इसको डेली करनी पड़ेगी तो। डेली करनी पड़ेगी जब तक उसकी नाक डिसेंसिटाइज ना हो जाए। नमक डाल के तो हम पेड़ को खत्म कर डालते हैं, नमक डाल करके पेड़ को खत्म कर डालते हैं, तो नेशनल म्यूकोसा डिसेंसिटाइज होने में कितना समय लगेगा? एक उदाहरण दिया था आपको मैंने, अगर आप भूल गए होंगे तो। गुजरात में जहाँ नमक का निर्माण होता है, उनके पैर जलाने पर जलते नहीं है। जो लोग नमक के खेत में काम करते हैं, नमक का काम करते हैं, जब पैर जलाया जाता है तो उनके पैर जलते नहीं है। तो कितना डिसेंसिटाइज हो गया वो सोच लो आप। तो ना मैं इसको वो कर दूंगा तो कौन सा एलर्जन काम कर लेगा? बात आई समझ में? तो इस तरह से अगर मुझे एलर्जी का कारण नहीं भी पता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेचुरोपैथी के पास सब चीज का साधन है और उसके माध्यम से हम इलाज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। सर कितने कितने तरीके से हो सकता है, मतलब जैसे कि पिछले डस्ट की वजह से हो गई थी और किस किस रीजन से हो सकता है? खाने में ऐसे प्रोडक्ट्स हों, जैसे जितने भी मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो कफ कारक होते हैं, तो वो बॉडी में कफ की प्रवृत्ति बनाते हैं। सर इसे सर्दी खांसी के टाइम में दूध दही सब बंद कर देते हैं। हाँ, ज्यादा ऑयली बेस्ड चीजें वो भी कफ का निर्माण करते हैं। तो ऑयली बेस्ड चीजें कफ का निर्माण कर रहे हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कफ का, उनका स्वभाव ही है कि वो कफ कारक है। सर वेदर की वजह से भी कफ हो जाता है, feeling जैसे अगर है। वेदर में बदलाव होता है तो बॉडी अडेप्ट करने के लिए कफ पैदा हो जाता है। सर अगर वेदर से हो चाहे तो खाने से हो, एक ही दिन में होता है। सर्दी कफ कम करना है, हाँ, कफ करने के लिए जो पॉसिबिलिटीज है, कट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स। कफ कारक है भोजन, तो कफ कारक भोजन बंद कर दो। ऑयली भोजन से कफ हो रहा है तो हम नेचुरोपैथी के दौरान तो उसको तला हुआ भोजन तो करने बोलेंगे नहीं। और वेदर की वजह से हो रहा है सर, क्या चीज? अगर वेदर की वजह से कफ हो रहा है, वेदर की वजह से कफ हो रहा है तो नीति कुंजम करके सहयोग करें उसको, हमको कफ को निकलने में सहयोग करें। वेदर को तो नहीं बोलेंगे बदल जा, बदलना तो हमें ही पड़ेगा। लेकिन सर छोटे बच्चे जो नेटिव कुंजम नहीं कर सकते, उनके लिए भी कैसे कर सकते हैं? सिकाइयों के लिए पीठ की मालिश होती है, गर्म पानी कपड़े से सिकाई होती है, उससे उनके कफ को निकालने के लिए उल्टा पकड़ के उनको ऐसा मालिश किया जाता है। नहीं सर इतने छोटे बच्चे नहीं, जैसे 6-7 साल के बच्चे हो गए, हाँ तो उनको भी मालिश कराइए, गरम, करना है उनको गर्म पानी के टब में बैठाइए। वैसे। हाँ, गर्म पानी के टब में बैठाइए, छपर छपर करेंगे और उनका पेट ठीक हो जाएगा, छाती ठीक हो जाएगी। उनको ज्यादातर दूध बहुत पीते हैं जी, और सब पैकेट वाली चीजें आप खिलाने में उनका सहयोग करते हो, तो इसलिए उनको भर जाता है पेट में। सर ये सारे ट्रीटमेंट्स अगर दे रहे हैं तो एटलीस्ट 7 डेज लगता है। कम से कम 15 डेज, 7 to 15। अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो समस्या का निदान 6-7 दिन में तो नहीं होगा। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स का निदान के लिए 15 डेज और ज्यादा से ज्यादा समय वो दे सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय। देखिए समय, संसाधन और धन, इन तीनों की व्यवस्था वो करने के बाद ही चिकित्सा का मैक्सिमम लाभ ले पाएंगे, राइट? अब वो जैसी संसाधन जैसी व्यवस्था होगी, जितने अगर 15 दिन में ही अच्छा लग रहा है तो आगे का वो अपने घर के लेवल पे कंटिन्यू करेंगे। नैतिक वो घर पे कर सकते हैं, कुंजल वो घर पे कर सकते हैं, तो कॉस्ट कटिंग हो गई। गर्म पैर स्नान वो घर पे कर सकते हैं। तो आप एज ए नेचुरोपैथ आप दो काम कर रहे हो, आप दो काम कर रहे हो। एक, पहला कि आप तो क्लीनिंग कर रहे हो, साथ साथ उनको ट्रेनिंग दे दो। ये सारी प्रक्रियाएं आप खुद होकर के घर पे भी कर सकते हैं। और आप जब खुद होकर के घर पे कर सकते हैं तो आपकी मेरे ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। मैंने आपको एनिमा सिखा दिया, एनिमा का पॉट दे दिया, तो अब आपको मेरे पास एनिमा लेने के लिए आने की जरूरत है क्या? डू यू नीड टू कम फॉर एनिमा? जरूरत है क्या? आपको तकलीफ हुई, घर में पानी भरिए, नींबू का पानी का उपयोग करके आप एनिमा ले लीजिए। तो फिर क्यों दिक्कत होगी आपको?
एनिमा तभी जरूरत पड़ेगी ना जब आपको लगेगा बाहर, जब आपसे मैनेज नहीं हो रहा है कुछ चीज को, राइट? ठीक है, कोई क्वेरीज? तो मिट्टी पट्टी नहीं दे सकते ना नहीं दे सकते हैं। ठंडे के ठंडी मौसम रहेगा तो नहीं देंगे, बाकी गर्मियों का मौसम है तो दे सकते हैं। पेट पे तो दे सकते हैं, माथे पे भले मत लगाइए। इस चीज से क्या बोलेंगे सर, जो लंग्स में आपके स्पॉट स्पॉट का तो क्या ऐसे ही लगेगा? फाइब्रोसिस बोलते हैं उसको, अगर वहां पर पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो। और नहीं तो वाइट कफ पैचेस बोलते हैं उसको, पैच बोलते हैं, कफ पैचेस। ठीक है, और कोई क्वेरी अस्थमा से रिलेटेड? अब जितने भी लंग्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो मुझे कैसे हैंडल करना है, तरीका समझ में आया? एक ब्रॉड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को किताब मंगाने बोला है मैंने, रोगों की अचूक चिकित्सा, नागेंद्र नीरज की, और उसमें अपन देखिए पेशेंट को सेटिस्फाई करना है तो मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिस्टम के तहत मुझे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मुझे उसको डाइट स्पेसिफिकली बतानी पड़ेगी कि आज आपको ऑरेंज जूस इतने बजे लेना है। वो अपने मन से तो नहीं, मैं उसको बोल दूंगा ना ये चीजें खा लेना, तो रैंडम हो जाएगा, एफाजार्ड हो जाएगा। तो मुझे उसको क्रम में बांध के रखना पड़ेगा कि आप इतने बजे ये लीजिए, इतने बजे ये लीजिए, इतने बजे ये लीजिए, इतने बजे खाइए, क्योंकि नेचुरोपैथी का सिद्धांत का समय और खाने का समय तो सिद्धांतवादी है। तो कंटेंट बस मुझे प्लेस करके उसको दे देना। तो डाइट मैंने प्लान कर दिया और ट्रीटमेंट प्लान कर दिया, योगा मैंने स्टार्ट करवा दिया। तो आपको नहीं लगता कि मैं अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा हूँ? बाकी उनका शरीर है, जितना समय लगे वो तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। कर पाऊंगा क्या? पर थोड़ा आना शुरू हो जाता है सर, एक दो दिन रिजल्ट तो ग्रेजुअली, सेटिस्फाइड होना शुरू। हाँ रिजल्ट शुरू होता है ना, 3-5 दिन में चीजें अच्छी लगने लगती हैं, अच्छी लगेंगी तो चीजें बेहतर लगने लगेंगी। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अब आप ऐसे उसमें डर लग रहा है कि लीवर का होगा तो कैसे करेंगे, स्टमक का होगा तो कैसे करेंगे? तो जब बीमारी आएगी तो बीमारी पर चर्चा होगी, हर बीमारी के हिसाब से। जैसे जैसे इसमें सोच सोच के किए हैं वैसे बाकी भी। हाँ बाकी आपको हर चीज के लिए एक किस चीज में क्या जूस यूज होना चाहिए आपको एक चार्ट दिया गया है, उसमें भी चीजें लिखी हुई है कि इस बीमारी में ये उपयोग करें, इस बीमारी में ये उपयोग करें, और वो अनुभव के साथ हम सीख जाते हैं। तो उसमें चार्ट में मेंशन्ड है। अब आपने 2 बार पेशेंट को दिया, उसमें लिखा हुआ तो उस आधार पे आपने दिया, उसको फायदा हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर आप कैसे दोगे उसको? उसने बोला नहीं मेरे को तो ऑरेंज जूस से बहुत एलर्जी होती है, तो नहीं सर मेरे तो सर ने बताया था कि आपको अस्थमा है तो तो आपको, कॉपी में लिखे हम आपको ये देंगे। हम तो आपको पिला के रहेंगे सर। बोले नहीं नहीं मैं ऑरेंज जूस से बहुत परेशान, एलर्जिक हो जाता इस तरह एक्सपीरियंस के बाद समझ में आ है। गया, हाँ 2-4 गड़बड़ भी होंगे। नहीं गड़बड़ तो कम करिए। गड़बड़ हुआ तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो गया। नहीं गड़बड़ मतलब थोड़ा 100% रिजल्ट नहीं आएगा, 30 आएगा। ऐसा नहीं, गड़बड़ क्या गड़बड़ होगी? कुछ गड़बड़ प्रकृति से इलाज करने में गड़बड़ कम होने के चांसेस है ना, बहुत। क्योंकि ना हम कोई एक्सटर्नल दवाई यूज कर रहे हैं, हम तो सिंपल बॉडी क्लीनिंग पे काम कर रहे हैं, तो उसको अच्छा ही लगना चाहिए। भैया कोई जगह गंदी पड़ी है उसको साफ कर दोगे, कोई भी जाके साफ कर देगा तो अच्छा ही लगेगा। सर ट्रस्ट आने में टाइम लगता है, जैसे आपके साथ ट्रस्ट हो गया है, आप कुछ गड़बड़ भी करोगे तो हमको लगेगा कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। ट्रस्ट तो एक्सपीरियंस से आता है ना, ट्रस्ट तो एक्सपीरियंस से आता है। तो वो ट्रस्ट हमको बिल्ड करने में बहुत time आप लगता मान लीजिए इसी चीज को तो बोलते हैं ना इंटर्नशिप, जो मान लीजिए मैंने पढ़ लिया, है। पढ़ लेने के बाद मैंने 1 साल उस चीज पे जो लोग काम करते हैं उनके साथ मैंने काम किया, उसी को तो इंटर्नशिप बोलते हैं ना, चिकित्सा क्षेत्र में उसको इंटर्नशिप बोलते हैं। तो मैं
जो ऑलरेडी काम कर चुका है उसको मैं अनुभव करूंगा, उसको देखूंगा और उसी चीज को मैं समझ जाऊंगा, तो मेरी बहुत सारी गलती तो उसी लेवल पर रुक गई। पहले मैं उतने ही रोगों को लूंगा जितना मैं जिसके लिए सक्षम हूँ, फिर धीरे धीरे मैं अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाऊंगा और हमेशा बड़ों का मार्गदर्शन लेता रहूंगा, चीजें आसान होंगी। सर जैसे अस्थमा के पेशेंट होते हैं जो वो इनहेलर यूज करते हैं, तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कोई हमारे पास ऐसा पर्सन है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है और उसका इनहेलर नहीं है उसके पास, और वो भी के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है, तो उस टाइम पे मतलब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? कहाँ ऐसी सिचुएशन मतलब कैसे, मतलब रोड पे मतलब है या कहीं पे हो पर अटैक बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना उस स्टेट को, नहीं हो सकता, मुश्किल है। मतलब ऐसे उनको कुछ अपने भी साथ option साए की तरह उसको साथ में रखना पड़ेगा। हार्ट के रोगियों को अपने साथ में वो सॉर्बिट्रेट की दवाई और अस्थमा वालों को अपने साथ में इनहेलर लेके घूमना पड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में सब लोग कुछ भी इलाज नहीं कर सकते, तो बस मुश्किल है। hospital ले क्योंकि जाके एक्यूट अस्थमेटिक अटैक पे सिर्फ एक डेरिफेलिन इंजेक्शन हेल्प कर सकता है। आपने हुआ, आसपास से डेरिफेलिन का इंजेक्शन खरीदिए और जो थोड़ा बहुत समझ है उसके हिसाब से यहाँ लगा दीजिए या हिप पे लगा दीजिए, थोड़ा बेटर हो जाएगा। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में। उनको पहले इनकी भी प्रॉब्लम नहीं थी, जब से उनको कोविड के इंजेक्शन लगे थे उसके बाद उनको अस्थमेटिक अटैक आने शुरू हुए और डॉक्टर के हिसाब से उनको नोएडा दिल्ली पीसीपी छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज वो बहुत पैनिक हो जाएगा, उनका बढ़ता जा रहा है। बहुत उन्होंने नेचुरोपैथी हुई, जनरल भी चली गई, अभी रामदेव बाबा के वहाँ पे भी जा रही हैं, लेकिन वहाँ जाती है और ठीक हो, जैसे ही वो दिल्ली में नोएडा में एंटर करती है उनका फिर वापस अटैक आने शुरू हो जाते हैं। सब वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही हो रहा है, वहाँ की pollution ज़्यादा level है वहाँ का, इसलिए। पॉसिबल। और या फिर ये उनको को वैक्सीन से पहले कभी वो प्रॉब्लम लगी, वो दिल्ली में सालों से नहीं हुई, इसका नहीं रहना है। मतलब दिल्ली में मेरे छोटा ब्रदर है, उसका बेटा है, जैसे क्लास सेकंड थर्ड में है, उसको अस्थमाटिक अटैक, उसको इतना इनहेलर वगैरह लगता है, जब सर्दी खांसी भी मतलब उसको सीधा नेबुलाइजर डालना पड़ता है या फिर उसको इनहेलर लेना। वहाँ के यूजुअली बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसके हिसाब से कि स्कूल में सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ना दिल्ली में होती है, नॉर्मल बोलते हैं वो लोग कि पॉल्यूशन वगैरह से हो रहा नॉर्मल है, उससे नॉर्मल है। इधर के बच्चों को तो नहीं होता, हाँ जी, मतलब वहाँ का इतना गंदा वहाँ का शरीर ज्यादा है इसलिए बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चे भी इनहेलर लेने लग गए हैं। जो क्या आगे रीजन होंगे रूटीन वगैरह खाना पीना और उनका सोचिए यंग एज में क्या है, कफ होने से इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो पूरा कंजप्शन में चला जाता है, उसको एकदम से नेबुलाइजर दो, वो सांस नहीं ले पाता है, रात भर सो नहीं पाता है, जबकि क्लास सेकंड थर्ड में है वो बच्चा। और बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि ये एलर्जेटिक है, जैसे आप बता रहे हैं एलर्जी से प्रॉब्लम है, या सो अब सांस तो इंसान ले गई ना, इस जगह पे लिख रहा है, अब हवा में ही वो चीजें, तो कैसे हम बच सकते हैं उससे। सर उस सिटी में वो रह रहे हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो हम उनकी रूटीन सही करवा दें, मेथी वगैरह निकाल दें, तब करिए तो जो क्लीनिंग हो सकती है उस चीज को करवाएं। तो मैं इतना एक्सपर्ट है कि वो हर 6 महीने में वो जिंदल जाती है, दीदी मेरी जो मतलब मनीष सिस्टर है, अभी जिंदल जाके फिर आगे दिखे, आने के बाद में फिर खुद भी बहुत फॉलो करती है, नेचुरोपैथी को बहुत मानती है, क्योंकि उनका वो दिन दिन में बढ़ता जाता है, कम नहीं हो रहा है। जब तक उनकी रूटीन और हम चीजों को नहीं समझेंगे कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। कुछ लाइफ में ऐसा होता है जिसको एक डॉक्टर को असेस करना होता है और उसको उसको एलिमिनेट करके उसकी हेल्प करनी होती है। और इतना सीवियर अस्थमैटिक अटैक आता था कि मुझे कोई भी चीज मतलब विदाउट इनहेलर्स मैं कर नहीं सकती, मेरी आंखें पलट जाती थी। पर जस्ट मैं जिन डॉक्टर के पास जाती थी तो एलोपैथिक डॉक्टर ही थे, बट ये जो डाइट एलिमिनेशन वाला अपने मतलब मुझे ऐसा था कि कोई छोटा सा फ्रूट का टुकड़ा भी किसी ने दे दिया तो मुझे अटैक आ जाएगा, थोड़ी सी धूल उड़ी तो अटैक कर जाएगा, कलर्स खेल रहे हैं मिली हुई तो अटैक कर जाएगा, कोई भी चीज ठंडा गर्म हो गया मौसम बदल गया तो तुरंत अटैक, मैं पढ़ रही हूँ क्लास में बैठ के तो अटैक, इस टाइप का हो रहा था। तो उन्होंने मुझे यही सबसे पहले यही किया था मेरे साथ, डाइट एलिमिनेशन या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स बंद करो, पहले फ्रूट्स खाना बंद करो, ड्राई फ्रूट्स खाना बंद करो, जो चीजें ठंडी हो रही वो बंद करो,
ऐसे धीरे धीरे काम करते 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 तब उनको समझ में आया कि हाँ किस चीज मतलब फैमिली को समझ में आया कि हाँ क्या चीज इसको नहीं देनी है और क्या देनी है। मतलब ऐसा कंटिन्यूअसली उन्होंने मतलब मैं टिल 12th क्लास उन्होंने मेरे साथ किया कि ये चीजें आपको भी नहीं देंगे। फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं थोड़ा बॉडी स्ट्रांग हो गई है, अटैक का मतलब वो कम हो गया फ्रीक्वेंसी, तो फिर धीरे 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 स्टार्ट किया। फिर थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इसलिए ठीक है, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था हमारे सामने और उसका हमने सॉल्यूशन स्टेटमेंट निकाला कि ये सॉल्यूशन हम लोगों को। फिर इसलिए क्या कहते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम निकालते हैं जो फाइब्रोसिस अपने लंग्स में स्पॉट्स नहीं, वो तो अगर कफ लंबे समय से जमा हुआ है और वो स्पॉट्स वो लंग का हिस्सा खराब हो गया, वहां पर फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट हो गए, तो वो लंग का हिस्सा ऑक्सीजन एक्सचेंज प्रोसेस में काम नहीं करेगा। ऐसे और वाइट पैचेस जो है वो पैचेस अगर हील हो गए तो वो हट जाएंगे वहां से। धीरे धीरे ये कम होता जाएगा। हाँ, धीरे धीरे वो हिस्सा पैचेस कम उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती चली जाएगी। उसके सांस की तकलीफ में फर्क होगा। हाँ। आपने प्रोसेस किया, डाइट में दिया, क्लीनिंग, डाइट एंड योगा। ठीक, अब अगली समस्या लेते हैं जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अस्थमा के लिए एक मेजर फैक्टर जो है, 90% फैक्टर स्ट्रेस को भी कहा जाता है, कि जिन लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं उन लोगों को अस्थमेटिक अटैक आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मेडिकल भाषा में अस्थमा का मेजर कारण जो है वो स्ट्रेस। मेडिकल में जो हर चीज का काम स्ट्रेस ही है। हाँ, तो हर मतलब चीज को किसी भी जिस चीज का कारण नहीं पता हो उसको कारण को स्ट्रेस ही मानते हैं। और तो ये सब बीमारियां साइकोसोमेटिक बीमारी तो है, मन खराब है इसलिए तो सेल्स पर असर हो रहा है। इमोशंस जो ये बता रहा हूँ मैं आपको, सर्दी खांसी गलत खाने पीने से भी होती है, सर्दी खांसी मौसम के बदलने से भी होती है, ज्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ तो भी सर्दी खांसी हो जाती है। ज्यादा स्ट्रेस रहता मैं रहूंगा तब भी सर्दी खांसी हो जाएगी। वो कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होने लगेगा, तो दूसरा हार्मोन। स्ट्रेस और इमोशन दोनों रिलेटेड रहते हैं आपस में। हाँ, तो इमोशन से भी स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस का एक कारण इमोशनल चेंजेस भी है ना। कल आप इमोशन मैनेजमेंट की बात करें। हाँ, तो इमोशनल चेंजेस भी स्ट्रेस का कारण है। स्ट्रेस के क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें 12-13 कारण निकाले हैं हमने। उन 12-13 कारणों में से इमोशनल चेंजेस, आपके घर में कोई बीमार है, आप जिससे प्रेम करते थे उनको देहांत हो गया, आपका पेट नहीं रहा, तो आपका यहाँ मन लगेगा। मैं आपको अच्छी अच्छी ज्ञान वाली बातें बताऊंगा और आपका मन लगेगा, संभव ही नहीं है ना। सर वो तो हर चीज से होता है, तो उसको कैसे कंट्रोल कर, ये मैनेजमेंट आप बताने वाले थे, वो बताओ। स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं, इमोशनल मैनेजमेंट। वो जो कोरिलेट है ना दोनों। तो मैं ये भी जो इमोशनल मैनेजमेंट। मेनोपॉज के अंदर हार्मोनल चेंजेस लेडीज में बहुत होते हैं। उससे भी जो एंजाइटी आ जाती है और जो हमारा भी जो इमोशंस अप डाउन होते हैं बहुत ज्यादा। इमोशंस क्यों अप डाउन हो रहे हैं? क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका अस्तित्व छीना जा रहा है। तो ये मेनोपॉज के टाइम में क्यों लगता है? तो मेनोपॉज के टाइम तो अस्तित्व छीना जा रहा है, ऐसा लगता है ना। अस्तित्व इसलिए छीना जा रहा है कि अब आप मां नहीं बन पाएंगे। नहीं सर, हॉट फ्लैशेस पर जिस तरह हमारा पूरा फुलफिल समझ नहीं पा रहे हैं, वो फुलफिल हो गया, आप समझ नहीं रहे उस चीज को। 15 साल से लेके 45 साल तक के बीच में हर महीने आप एक निश्चित ओवर रिलीज करती हो। साइकिल चलता है। सुनिए मेरी बात, उस ओवा में एक निर्माण की शक्ति होती है। तो वो निर्माण शक्ति आपको पता चलता है कि निर्माण शक्ति अब खत्म हो गई, तो आपका मन निरर्थक लगने लगता है, अनुपयोगी लगने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं। ये आपको पता नहीं चलता,
या आपके अंदर ऐसे भाव डेवलप होने लगते हैं कि मैं मुझसे कुछ छीना जा रहा है, क्योंकि उसके बाद हार्मोन बदल जाएंगे। 45-50 के बाद आपके शरीर में फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे। फिजिकल चेंजेस हो जाएंगे तो आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स फिजिकल रिलेशन खत्म होता जाएगा। अट्रैक्शन मतलब आपके शरीर में ऐसे हार्मोन ही नहीं बनेंगे तो कैसे करोगे? तो मुझसे अगर कोई चीज छीनी जा रही है, मेरी व्यवस्था छीनी जा रही है, तो आपको एक बात बताऊं, पुरुष और महिला में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर वाइफ की डेथ हो जाए ना, तो पुरुष ज्यादा दिन जी नहीं पाता आपके, अगर दोनों सिर्फ 2 ही लोग हैं तो। पर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ सरवाइव कर लेती है, वो स्ट्रांग है, उनको उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। लेडीज को तो बहुत इमोशनल माना जाता है कि बहुत इमोशनली लीड करती है। मानते हैं, बट उनके लिए फिजिकल रिलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। देखिए, उनको उनकी डिमांड नहीं होती। फीमेल्स के साथ सिंपल मैटर है, दे विल बी ओनली एक्साइटेड ऑन टच, एल्स एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आकर्षण हमेशा नहीं आएगा। एक आकर्षण लाने का तरीका है कि मैं ऐसी चीजें देखूं, मैं ऐसे कंटेंट देखूं तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, मैं ऐसे कंटेंट पढ़ूं तो फिर मेरे दिमाग में क्या चलेगा, तो मेरा शरीर और दिमाग में वही चीज मांगेगा जो एक टीनेज में होता भी, बिकॉज वी आर रिलेटिंग टू दोस टाइप ऑफ कंटेंट। पर एक समय के बाद क्या वो चीजें मैटर करेंगी, क्या वो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी? लाइफ की सच्चाई तो यही है ना। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको ये समझने की कोशिश करिए कि जब आपके अस्तित्व के होने का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था आपसे छिन रही है, फील होती है, तो वो सारे सिम्टम्स बॉडी पे दिखता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण से दिखता है, और आपको आपको इरिटेशन होती है। आपके बच्चे को कोई आपसे छीन के ले गया, ले गया, क्या फील होगा आपको? अब आपके पास वो बच्चा कभी नहीं आएगा, क्या फील होगा बताओ? बस सिंपल थिंग, you have answered the question का आंसर। Menopause is nothing but completely, इसलिए you break down for 6 months, but when you come you are more strong, क्योंकि हर ब्रेक डाउन के बाद व्यक्ति मजबूत होकर बाहर आता है, कमजोर होकर बाहर नहीं आता। जब भी आपका दिल कभी किसी ने तोड़ा होगा तो 2-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बड़े दुखी रहे हो गया, 6 महीने बाद आप उभर के आए होगे ना वापस, उभर के आए होगे वापस। भले वो समय समय पर वो चीज कष्ट देती होगी, टूटने की तकलीफ होती होगी, पर आप उभर के बाहर आए कि नहीं? तो बस उतना वेट करो, 6 महीने से 1 साल का समय का वेट करो, मेनोपॉज खत्म होगा। 6 महीने से 1 साल के फेज में चीजें आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगी। सर प्लीज स्प्लिट टाइप की पर्सनालिटी जैसे मैं आपने पूछी कि हमको खुद समझ में नहीं आता है कि मैं बोले में रिएक्ट कैसे करने वाली हूँ। हाँ, तो बिकॉज वो इतना ज्यादा, इसलिए तो बोला ना, इमोशंस पे कंट्रोल कैसे करोगे, इसलिए तो कल से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, हाउ टू मैनेज इमोशंस। बताओ मुझे कोई रास्ता वास्ता, कुछ गाइडलाइन बताओ, कुछ मार्गदर्शन दो। धीरे धीरे उसका मेरे लगता है इमोशन फ्लो होंगे होंगे, पता ज्यादा होगा, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन आफ्टर उसके बाद क्या करना है वो हमारे, जैसे मुझे गुस्सा आया, मैंने चिल्ला दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत ठीक है कड़वाहट निकल गई, देन आप नॉर्मल हो जाओ, सामने वाले पर्सन को भी इमोशन है, रोना आया, आप रो लीजिए, उसको आप फ्लो होने दीजिए, उसको आप रोके, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पे आप उसको कंट्रोल कीजिए, फिर आप नॉर्मल उस चीज से हटके भी जैसे नेक्स्ट चीज को रिएक्ट करके फिर हटके मतलब उस चीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं फिर किसी और बारे में सोचना चाहिए, माइंड अपना डाइवर्ट कर लेना चाहिए। वो तो हम लोग फेस कर ही रहे हैं, ठीक है प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, मैं रो भी रही, चिल्ला भी रही, सब कुछ हो गया उसके,
लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट डे फिर मुझे वही चीज याद आ रही है, तो उस चीज को भूलने के लिए मुझे किसी और चीज को रिटर्न करना चाहिए कि मुझे और Yes. कोई चीज पकड़नी है। ये सपोर्ट ये तो रहना करने के पड़ेगा ना, लिए। you need to take a support from someone. जैसे मेरे साथ में एक मेरा पर्सनल था, जब मेरे मनीष बहुत बाहर रहते हैं तो मैं बहुत इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन हो गई, बार बार ब्रेकडाउन हो रही थी, डिप्रेशन में भी चली गई थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अकेले तो मैं नहीं रह सकती, बच्चों को दोनों अकेले देखना है। मनीष ने तो साफ बोल दिया कि मैं, मेरा एक ड्रीम है, मुझे फॉलो करना है, तो मुझे पुल बैक मत करो। तुम अगर बोलोगी रो रो के मुझे रोकोगी कि रुक जा, यहाँ पे मत जा, काम पे मत जा, तो मैं नहीं, ऐसे पॉसिबल होगा, मेरा बाहर निकलना है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो वो चीज, और मुझे मेरे बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी, Yes. उनकी भी करनी थी। तो मैं ऐसा तो कोई कुछ कर नहीं सकती थी कि मैं फुल टाइम जॉब कर लूँ कोई सुबह से लेकर शाम तक। वो मैं करना चाहूँ कि मेरा जॉब भी ऐसे ही था, मैंने दिल्ली में भी जॉब किया था, पर्सनल डेवलपमेंट का था, एज अ पीआरओ आई वाज वर्किंग देयर। और वो डिमांडिंग जॉब था कि मुझे एक चेयर पे बैठनी है, तो मेरे पास जैसे काउंसलिंग करना है कि कोई आ रहा है तो मुझे बात करनी है उससे, या अपने ऑफिस में मुझे किसी को अपॉइंट करना है तो मुझे उसको बात करनी है उससे। वो डिमांडिंग जॉब था, तो वो जॉब तो रायपुर में पॉसिबल था नहीं उस टाइम में, आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि वो सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में ही वो पोस्ट होती थी, वो बड़ी बड़ी छोटी छोटी जगह पे पोस्ट नहीं होती थी। तो मुझे यहाँ की, मुझे थोड़ी देर में डिप्रेशन में रही, मुझे समझ नहीं आया, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जड़ छीन ली है। मेरे पास कुछ करने को नहीं था सिवाय बच्चों को देखने की। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में आने लगी उस चीज को लेकर। फिर वो डिप्रेशन में आते आते मुझे लगने लगा, फिर मैंने मेडिकेशन पे भी आ गई थी। फिर मेडिकेशन एलोपैथी से बंद करके फिर मैं होम्योपैथी पे स्विच ऑन की। Yes. तो होम्योपैथिक ने मुझे बहुत हेल्प किया, और आज मैं होम्योपैथिक को बहुत मानती हूँ। मतलब मुझे कुछ भी होता है तो मैं होम्योपैथिक लेती हूँ, एलोपैथिक लेना प्रेफर नहीं करती हूँ। उसके बाद से फिर धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा, अगर वो जॉब नहीं मिलती तो मैं कुछ और तो कर सकती हूँ। Yes. मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती मेरे दोनों बच्चों की वजह से, मैं वो जॉब छोड़ के टीचिंग जॉब कर सकती हूँ। Yes. मैंने टीचिंग जॉब को ऑप्ट किया कि भाई उनकी वो क्या बोलना है? मैंने फिर टीचिंग जॉब ऑप्ट किया कि मैं अपना माइंड डाइवर्ट करती हूँ। मनीष मतलब वो तो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मेरे लिए कुछ अपना ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऐसे डॉक्टरों के चक्कर ही काटते रहूंगी कि डॉक्टर नहीं, होम्योपैथिक एलोपैथिक एलोपैथिक कहीं ऐसे कर करके। लेकिन उसके बाद भी अंदर से खालीपन, एक अकेलापन तो लगता ही है, सबको लगता है कि अकेले आप रह रहे हो, नोबडी इज, घर में कोई इन-लॉज नहीं है, कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, सब दूर दूर रहते हैं। Yes. तो ऐसे करते करते मैंने अपने इमोशंस को धीरे धीरे कंट्रोल किया। अब ऐसा आ गया है कि मैं अपने आप में खुद में इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मनीष 4 से 5 दिन अगर तो छुट्टी थी, मैं खुद ही बोली तो वापस कब जा रहे हो तुम। मतलब अब मुझे अकेले रहने का अच्छा लगने लग गया, कॉन्फिडेंस एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अकेले रहती हूँ। और ऐसा लगता है कि जब मनीष आता है ना तो लेट नाइट करता है, रूटीन पूरा मेरा डिस्टर्ब कर देता है, मॉर्निंग में लेट तक उठता नहीं है, मेरा पूरा ब्रेकफास्ट लेट हो रहा है। तो हाँ, तो मुझे वो 5वें दिन में खुद ही पूछ लेती तुम वापस बॉम्बे कब जा रहे हो। तो मेरे को बोलते हैं कहते हैं हो क्या गया है, मैं आता हूँ 4 दिन होते हैं तो 5वें दिन पूछना शुरू कर देती है। तो मतलब मेरे को वो हो गया कि भाई मेरे अपनी अलग लाइफ स्टाइल मैंने बड़ी मुश्किल से सेट की है सारी, जो लाइफ स्टाइल मैंने भी सेट की है बहुत मुश्किल से सेट की है, लेकिन फिर आके डिस्टर्ब करता है ना। अब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, अब मुझे बहुत लोग मेरे घर में मेहमान आते हैं या जैसे कोई लोग आ गए तो मुझे वो अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे मुझे अकेला पीसफुल लगता है, क्योंकि मैं शुरू से अकेले ही रहती है। अब मेरा अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो इमोशन, मैं वो बोली इमोशन के ऐसे भी हम हैंडल कर सकते हैं, जैसे मैंने किया, ये क्या सही तरीका था कि अब भी मुझे ना लोग ज्यादा पसंद नहीं आते। सही है गलत तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, हमारा माइंड सिचुएशन के हिसाब से अपने रास्ते निकालता है। निकाल लेता है, क्योंकि मैं तो आपने सिचुएशन के हिसाब से जो रास्ते निकाले वो आपको उस समय के लिए ठीक और उपयुक्त लगे, उसके आधार पे आपने जो भी किया वो सही, क्योंकि आपके पास जो सिचुएशन थी उसमें और क्या बेस्ट हो सकता था वो आपने अपना
किया। सॉल्यूशन निकाला। पर अब मनीष जैसे बोलता है मेरा काम कम हो गया ना, मैं तेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझसे लग रहा है कि नहीं देखो कि अब पहले तो तुमने मुझे बोला कि तुम अकेले रहो, चलो रह लिए हम लोग अकेले, तुम अकेले रहना सीखो। और अब जब मैं अकेले रहना सीख गई, मैंने अपना अपना लाइफस्टाइल डेवलप किया, तो तुम फिर मुझे चेंज करवाने के लिए आ गए हो। क्या वापस से तुम चेंज हो? तो वापस से मैं आ रहा हूँ तो मेरे हिसाब से रात को लेट में जाकर तू भी लेट जा, मेरी आदत नहीं लेट बहुत जाती। effort लगा के अपने को ढाला। हाँ बहुत चेंज करके इस तरह से 9 बजे कितना खाना खा के सोना है, क्योंकि रात को कुछ करने के लिए मतलब कुछ नहीं है, किसी से बात करने के लिए कुछ नहीं, कि हस्बैंड बाहर से आए तो अपन डिस्कशन करते हैं, चलो लेट नाइट बैठ के टीवी देख रहे हैं फंक्शन कर। मेरे पास कोई भी नहीं था, तो हम लोग सब लाइट बंद करते थे, 9 बजे सो जाते थे। अब वो मैंने आदत अपनी बहुत मुश्किल चेंज की। और अब जो होता है ना हमेशा डिमांडिंग। और अब तुम यहाँ वापस आ गए हो और अब बोलते हो कि रात को मैं 11 बजे तक जाग रहा हूँ, तो पिछली रात मेरे साथ में अब आप अकेले पड़ जाओ। अब मैं वेब सीरीज देख रही हूँ, अब मेरी आँख पूरी ये बात नहीं तो मैं तो एक बार हम तो यहाँ जनरल टॉक कर रहे हैं, यहाँ पुरुष और महिला का तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और चेंजेस जो एक लेडी फेस करती है ना, कि पहले आप एक तो शादी को नए करते आ गए, वो बहुत बड़ा चेंज। फिर हम आपके साथ सेट कर रहे हैं, आपके साथ में सेट कर रहे हैं, आपने सीधे सीधे हाथ ऊपर कर दिया कि भैया मेरा तो काम का रूटीन ऐसा है, मैं ऐसे ही रहूंगा, तू अपना रास्ता देख ले क्या करना चाहिए। यस और साथ में मेरे साथ में 2 बच्चे और मुझे छोड़ दिए कि भाई तू देख, बच्चे की तबीयत खराब है तो आधी रात को डॉक्टर की भी तेरे को ही लेके जाना है, आधी रात को कुछ प्रॉब्लम हुई तो तेरे को हैंडल करना है। मैं वहां से बॉम्बे से बस खड़ी, हाँ अरे तेरी फ्रेंड को बोलता हूँ चार बच्ची मैं अकेली जरा देख लेना उसको जाके। बहुत मुश्किल। और वो चीज मुझे बहुत इरिटेट करती थी कि आई डोंट वांट कि कोई भी मेरे को आके रात को, मैं किसी मेरी वजह से किसी को, जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो तुम्हारे बाहर वाला क्यों तुम्हारा दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मेरी, मैं क्यों उसको डिस्टर्ब करूंगी। तो मतलब चेंजेस इतने सारे फेज आए ना लाइफ में कि खुद ही इंसान एंड में हिल जाता है कि मतलब चाहते क्या हो। अब क्या, अब मैं सेट हुई हूँ तो फिर अब मेरी लाइफ में घुस रहे हो अंदर कि मैम मेरे लिए टाइम स्पेंड ना ये चेंजेस एडजस्टमेंट समझौता करते रहो करते एटलीस्ट से। बस इसका कोई अंत नहीं। और ये इमोशंस, ये सब इमोशंस को ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं। मतलब आखिरी में जब आपका आखिरी पड़ाव आप 60 के ऊपर आ रहे हो तो फिर बोलेंगे वाह तुमने जो क्या, अरे तो इतना साल जो किया उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, लेकिन उस टाइम में बस वो अचीवमेंट भी चाहिए नहीं। ये होता है ये जो बोल रही है। अभी जैसे मनीष मेरे को बोलता है मेरी वजह से आज पार्थ इस लेवल पे पहुंच गया, तूने अकेले उसको हैंडल किया, वो तेरा ठीक है, achievement है। लेकिन हाँ वो अचीवमेंट है, लेकिन सर वो ना उसके लिए किया मैंने, लेकिन मैं तो एक टाइम तक अकेली थी ना हमेशा। मैं अपने आप को एज इंडिविजुअल सोचूं तो मैं तो अकेली थी। अगर ये योगा ये टीचिंग ये सब मेरी लाइफ में नहीं होते, या मैंने अब मेरे को धीरे सुबह सुबह रनिंग करने की आदत पड़ गई कि मेरे को जॉगिंग पे जाना है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है।